हेलो, मैं गोकुल कुमार। आपका इस चैनल पर स्वागत है, केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल पर। तो हम पढ़ रहे थे धातुओं के रासायनिक गुण। हमने 6 रासायनिक गुणों को पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे 7 नंबर, लवणों का वैद्युत अपघटन। इसमें हमें पढ़ना है कि लवणों का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो वो किस प्रकार से हमें उत्पाद मिलता है और किस तरीके से जो अभिक्रिया है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लवणों का वैद्युत अपघटन। जब आप लवण का वैद्युत अपघटन करवाओगे या आप जल में घोलकर उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करके उसका जब वैद्युत अपघटन करवाओगे लवण का, तो आपको है जो एक तो धातु प्राप्त होगी और एक अधातु प्राप्त होगी। जब आप किसी बर्तन में लवण को, या आप इंग्लिश में कह सकते हो साल्ट, उसमें मिलाकर उसमें जब विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे कैथोड और एनोड लगाकर 2 प्लेट में आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लें। मैंने आपके लिए एक अच्छा सा चित्र बनाकर रखा है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा और आपको वहाँ पर ध्यान से समझना है। ठीक है, तो जो आपकी जो धातु है वो कैथोड पर प्राप्त होगी आपको, और अधातु है वो एनोड पर प्राप्त होगी। आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जब NaCl को आप पानी में घोलोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको प्राप्त होता है। ये है आपकी है जो अधातु। क्या है? क्लोरीन अधातु है। ये है धातु सोडियम धातु। ठीक है, तो जो आपकी अधातु है वो कहाँ पर मिलेगी? एनोड पर। और जो आपकी सोडियम धातु है वो कहाँ पर मिलेगी? कैथोड पर मिलेगी। ठीक है, वो किस तरीके से मिलती है या ये किस तरीके से हमें समझना है उसे मैं आपको समझाता हूँ। चलिए हम दूसरे पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक बर्तन है, उसमें एक है एनोड और एक है कैथोड। ये है आपके बर्तन है, इसमें हमने एक कैथोड लगा रखा है। ये है आपका एनोड। ठीक है, दिख गया आपको? एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप विद्युत अपघटन करवाओगे तो आपका जो कैथोड है वो ऋणावेशित होगा। कैसा होगा? ऋणावेशित प्लेट होगी। और आपका जो एनोड है वो धनावेशित प्लेट होगी। ठीक है, इस बर्तन में पानी भर रखा है, उसमें आपने है जो लवण को घोल रखा है। किसको घोला है आपने? लवण को। ठीक है, इसमें आपने क्या घोला है? लवण को, NaCl। जब आपका जो NaCl है वो जल में कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, सारा चला जाता है। तो अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, ध्यान दें। जो मैं आपको समझाऊं वो आप बारीकी से समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि आपने लवण को इस बर्तन में घोल लिया। आपने कैथोड और एनोड भी लगा लिए। कैथोड पर है आपका ऋणावेश होता है, एनोड पर धनावेश होता है, या आप धनावेशित प्लेट भी कह सकते हो, ऋणावेशित प्लेट भी कह सकते हो आप। तो आपका जो लवण है NaCl वो जल में घुलने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो जो आपका सोडियम धातु है ये Na पॉजिटिव वो ऋणावेशित प्लेट की ओर जाएगा। ठीक है, जाएगा। ठीक है ना।
जो आपकी सोडियम धातु है वो कहाँ जाएगी, ऋणावेशित प्लेट की ओर, जहाँ ऋणावेश का भंडार है पूरा, ठीक है। सोडियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पर जिसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ऋणावेश के पास जाएगा, आकर्षित करेगा, ठीक है ना। जो ऋणावेशित प्लेट है वो धनावेशित आयन को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, ठीक है ना। और जो आपका Cl नेगेटिव आयन है वो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होता है। तो आपकी है जो ये है एनोड, इस पर क्या आएगी, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन गैस यहाँ से उड़ेगी, ठीक है, यहाँ से, और इस प्लेट के ऊपर आपकी सोडियम धातु जमती रहेगी, ठीक है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कैथोड है वो विद्युत अपघटन के दौरान ऋणावेशित प्लेट होती है और एनोड है वो धनावेशित प्लेट होती है। आपकी सोडियम धातु है वो कहाँ प्राप्त होती है, आपको कैथोड पर, और Cl नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाएंगे, जो 2 NaCl के अणु लोगे आप, तो आपकी जो Cl2 गैस है वो एनोड से उड़ेगी। और आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ एक अलग से, वो आपको ध्यान में रखना है, समझ लेना है आपको, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा ब्लैंक पेज पर, ठीक है। आप समझने का पूरे से पूरा प्रयास करें, ये आपको बातें कुछ ध्यान में रखनी चाहिए। यदि कोई आपके पास धनावेशित आयन है और एक है आपके पास और धनावेशित आयन, एक बार मैं इनको पास में बना देता हूँ इसको, ये भी आपका धनावेशित है, और अगर आपके पास यदि ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, अगर यहाँ पर आपको यदि दोनों ही ऋणावेश हो तो इसमें क्या होता है कि जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक जैसे आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और ये है आपका ऋणायन, ये है आपका धनायन, और ये ऋणायन, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, समान प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और ये हैं, ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्यों करेंगे, ये एक समान आवेश है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो आपका Na पॉजिटिव है वो ऋणावेश के पास जाएगा और ये इसके पास, एनोड के पास, ठीक है। तो चलिए हम वापस उसी पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए आपने वहाँ पर देखा कि जो कैथोड पर है आपकी सोडियम धातु प्राप्त होती है, क्या सोडियम आपको मिलता है, क्या मिलता है, सोडियम। और आपने एक बात और समझी कि जो आपका कैथोड की प्लेट थी उस पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे या ऋणावेश चार्ज ज़्यादा था। तो आपका जो Na पॉजिटिव है कहाँ जाता है, बताइए, आप सोचें, कैथोड के पास जाता है। कैथोड के पास क्या है, ऋणावेश है या इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। तो सोडियम धातु है, सोडियम Na पॉजिटिव, वो कैथोड के पास से एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम में परिवर्तित हो जाता है, Na सोडियम धातु बना लेता है, ठीक है। और आपका जो एनोड है, एनोड पर आपके दो परमाणु हैं Cl नेगेटिव के, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो आपका एनोड है उस पर क्या होता है, धनावेशित प्लेट होती है एनोड है वो। तो 2Cl नेगेटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर Cl2 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आपकी जो Cl2 गैस है वो निकल जाती है यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। क्या पढ़ा हमने अभी तक, लवणों का विद्युत अपघटन, ठीक है।
अब हम देखेंगे 8वें नंबर पर हमें क्या पढ़ना है, मिश्र धातु अथवा मिश्रातु, ठीक है, मिश्रातु, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। वैसे आप कह सकते हो मिश्र धातु अथवा मिश्रातु, या मिश्र धातु नहीं कहोगे आप, इसे मिश्रातु कहोगे, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाती है, ठीक है, कहलाता, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। आपको डेफिनेशन है वो ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब इसमें मतलब दो या दो से अधिक प्रकार की धातुएं जब मिलती है ना, तो उसे हम कहते हैं समांगी, समान प्रकार की जो धातुएं वो मिलती हैं, यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो मिश्र धातु कहते हैं उसे। जैसे आपका एग्जांपल से हम समझते हैं, पीतल है, या आप इंग्लिश में कह सकते हो ब्रांस, इसमें 80% होता है आपका प्योर कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर। और 20% होता है वो आपका जिंक होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बर्तन, अपने घरों में बर्तन होते हैं, पहले हुआ करते थे, अभी तो खैर स्टील के आने लग गए, और हैं तार और मशीनें, मशीनों में भी कई प्रकार के जो हैं ब्रांच के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी मशीनरी होती है, कई प्रकार के जो अंदर के पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, वो पीतल के होते थे और होते भी हैं। और आपका जो कारतूस, जो गोली होती है ना बंदूक की, वो भी पीतल की हुआ करती है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, कांसा, ब्रॉन्ज, क्या कह सकते हो इंग्लिश में? ब्रॉन्ज। इसमें 88% होता है कॉपर और 12% है सिंक, या आप टीन कह सकते हो, ठीक है। उपयोगी बर्तन वे इसकी मूर्तियाँ बनाने में। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये मैंने अभी पढ़ा है आपको। एग्जाम्पल है अम्लगम। बहुत से स्टूडेंट हैं अम्लगम का नाम सुनते ही कंफ्यूज होते हैं, और मैं भी हुआ करता था, और मैं आपका जो अभी है कंफ्यूज दूर कर देता हूँ, ठीक है। जब आप Hg के साथ किसी भी धातु को मिलाओगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो अम्लगम प्राप्त होगा। Hg है आपका पारा, ठीक है, इसका बोलते हैं पारा। जब पारे के साथ धातु को मिलाओगे तो अम्लगम मिलेगा। जब ये सोडियम धातु पारे के साथ में अभिक्रिया करें, जोड़ेंगे हम, तो सोडियम अम्लगम, और ये आपका KHG पोटेशियम अम्लगम एक्सेट्रा आदि इत्यादि, ठीक है। ये आपको सारी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने दो धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं दो पढ़े हैं, और जो धातुओं के रासायनिक गुण हैं वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और अगला हम पढ़ेंगे आगे, वो है हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल, वो पढ़ेंगे हम कल। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो आप हैं पढ़ाई करते रहें ईमानदारी के साथ, अपने नोट्स बनाते रहें, और आप हैं साथ साथ में रिवीजन और याद भी करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हैं वो लिख लिख कर अपने प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपकी है जो लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, और आपको जो सारे आंसर हैं वो याद भी हो जाए। आपको पढ़ाई करनी है प्लेलिस्ट के अनुसार। जैसे आपने पहला चैप्टर को पढ़ना है आपको, तो पहले चैप्टर में जो पहला वीडियो देखो, दूसरा तीसरा, इस प्रकार से आपको एक एक करके वीडियो को देखना है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट 10वें वीडियो पे अटैक कर जाओ, और अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको पढ़ाई करनी है, तो प्लेलिस्ट के अनुसार चैप्टर वाइज पढ़ते रहना है आपको, ठीक है। तो थैंक यू, ओके, बाय।